हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 26 सितंबर की करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट में रिवीजन की क्लास है। जो कुछ भी हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि जब भी उस क्वेश्चन के बारे में कोई बात हो, एग्जाम में आए, तो आपको वो रिकॉल हो जाए। ओके, साथ में आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डेली करंट अफेयर की क्लास है वो तो आती ही है, और वीकली करंट अफेयर की भी क्लास होती है। यानी वीक में हमने जो कुछ भी पढ़ाया उसका रिवीजन कराते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में जो भी कंटेंट है वो आपके लिए उपलब्ध है। तो आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सब एग्जामों के लिए हमारा जो करंट अफेयर की क्लास है वो बेनिफिशियल है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, और एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। यानी कि अगर आपने निश्चय कर लिया है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को प्राप्त करने के लिए, या कोई भी एम जो आपने डिसाइड कर लिया है, आपने मन और मस्तिष्क में उसको बिठा लिया है कि बस मुझे यही चाहिए। तो जब अगर ये आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यही चाहिए, तो आप उस रास्ते पर अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आप कोशिश करते जाएंगे, और निश्चित ही सफलता आपको एक दिन जरूर मिल जाएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ इच्छा मत रखिए, सिर्फ निर्णय मत लीजिए, उसको फॉलो भी करिए और निश्चय करिए कि मुझे इसी राह पर आगे बढ़ते रहना है, और एक दिन जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है उसे जरूर जरूर अचीव करना है। तो इसी खूबसूरत विचारधारा के साथ में आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, पहले हम डेज के बारे में बात करते हैं। तो 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को ही सन 2013 में न्यूयॉर्क में परमाणु शस्त्रों के निशस्त्रीकरण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि 26 सितंबर को हर साल ये दिन मनाया जाएगा, जिससे कि पूरी दुनिया में अवेयरनेस पैदा हो सके कि परमाणु हथियार हमने बना तो जरूर लिए हैं, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से हमारी जो मानव जाति है वो खतरे में आ सकती है। जीता जागता उदाहरण है जापान का नागासाकी और हिरोशिमा। ओके, आइए बात कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, जो हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार सन 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा इसको मनाया गया था। उसके बाद से हर साल हम 26 सितंबर को ही वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं। इस बार को याद रखेंगे। 2023 की थीम क्या है? तो वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। यानी कि जो हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रह रहे हैं, उसमें सिर्फ हम ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे चारों तरफ जो प्रकृति ने हमें सौंपा है, पेड़ पौधे, नदियां सौंपी हैं, जीव जंतु सौंपे हैं, छोटा से छोटा जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है वो पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के ऊपर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। देखो, भारत में पर्यावरण के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो भारत ने जो जो भी काम किए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें सबसे पहले है नगर वन उद्यान योजना। इस योजना के तहत हर एक शहर में, नगर में एक उद्यान बनाया जाएगा, एक वन की स्थापना करी जाएगी, यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि जो दलदली भूमि होती है उसके संरक्षण के लिए हरित कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि जून 2017 में हरित कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। इसका जो मेन मोटिव था ये था कि किस तरीके से पेड़ पौधों को चारों तरफ लगाया जाए और जो हमारी हरियाली है उसको बचा कर रखा जाए। मृदा बचाओ आंदोलन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा मृदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें मृदा की जो क्वालिटी है उसको बचाए रखना, जो बैक्टीरिया जो जो मृदा में रहते हैं, मृदा की जो नमता है, यानी कि जो उसमें पानी की मात्रा है उसको बचा के रखना, जंगलों की कटाई ना करना, इन सब बातों को लेकर मृदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार का ये मोटिव है कि 2070 तक पूरे भारत में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हो जाए कार्बन का, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको बिल्कुल नेट जीरो कर दिया जाए। साथ में ही भारत ने 2030 तक ये भी लक्ष्य लिया है कि लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बनाया जाए। तो इस
इस मोटिव को लेकर भारत सरकार चल रही है। तो इसलिए आप देखेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र में कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे विश्व गर्भ निरोधक दिवस। इसका मतलब ये है कि हर साल 26 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। स्पेशली इसका मोटिव ये है कि किस तरीके से जो हमारे देश की जो पूरी दुनिया की और हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके जो शिशु हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो याद रख लेना, जो लाइट हाउस महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है गोवा के पणजी में। हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं वो कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया है। पहला लाइट हाउस महोत्सव है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, अच्छा देखो, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट हाउस महोत्सव चल रहा है ये 23 से लेकर 25 सितंबर तक चल रहा है। ओके, कहाँ पर चल रहा है, तो जो वहां का फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस है गुजरात के पणजी का, वहां पर ये समारोह चल रहा है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा कुछ दिन पहले लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म जो अभियान है इसको स्टार्ट किया गया था, जिसके बारे में हमने अपनी क्लास में आपको बताया भी था। और ये एक तरीके का ऐसा टूरिज्म अभियान था जिसके तहत क्या करना था कि भारत के जो ऐतिहासिक लाइट हाउस हैं उनको पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील किया जाए। इसीलिए भारत के ऐसे 75 लाइट हाउस को चुना गया है जो एक तरीके से ऐतिहासिक हैं और उनको पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा भी मिल सके और लाइट हाउस की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी भारत और दुनिया को पता चल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो देखो, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो याद रखेंगे यह है अमेरिका में। ओके, अमेरिका में 2015 में ही इस मंदिर की शुरुआत कर दी गई थी बनाने के लिए। जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है उसका ही एक स्वरूप वहां पर भी बनाया जा रहा है। साथ में हमें पता होना चाहिए कि इसके पहले अमेरिका का जो मंदिर अभी तैयार हुआ है, इसके पहले कंबोडिया का जो मंदिर था वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर था, लेकिन अब अमेरिका का जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हो गया है। 8 अक्टूबर को इसका जो है उद्घाटन कर दिया जाएगा। ओके, देखिए इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को कर दिया जाएगा अमेरिका के न्यू जर्सी में, इस बात को याद रखेंगे। 2015 से स्टार्ट कर दिया गया था इसका निर्माण। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो स्टोन लगे हैं उसको अलग अलग देशों से मंगाए गए हैं, इस बात का भी ध्यान रख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ पर एक ब्रह्म कुंड बनाया गया है, उस ब्रह्म कुंड की क्या विशेषता है, तो उसकी ये विशेषता है कि वहां पर भारत की नदियों का और अमेरिका की नदियों का पानी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में अनावरण किया गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता भी होगा कि जो दुर्गावती थी इनका जो संबंध था वो हमारे मध्य प्रदेश से था, यानी कि जो मध्य स्थल जिसको कहा जाता था भारत का, उससे संबंधित था इनका जो इतिहास रहा है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में है। भारत का 54th नंबर का ये टाइगर रिजर्व बना है और मध्य प्रदेश का 7वां ये टाइगर रिजर्व बना है। टाइगर राज्य कहा जाता है, यानी कि बाघ राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या आपको यहीं पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है। नंबर 2 पे आता है कर्नाटका और नंबर 3 पे आता है उत्तराखंड। तो इस बात को याद रख लेंगे। साथ ही जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं सागर, दमोह और नरसिंहपुर, तो इन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ओके, पूर्वोत्तर के किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर राज्य का एक बहुत ही फेमस और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का पशु है और कहा जाता है कि जो गो प्रजाति है यानी कि जो गाय की प्रजाति है उसमें से एक है ये। इसका नाम है मिथुन, जिसको खाद्य पशु का टैग दिया गया है हमारे देश का। हमारे देखो, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है जिसको हम FSSAI कहते हैं, उसके द्वारा ये टैग दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये मिथुन है, भारत का पूर्वोत्तर स्टेट, अधिकतर जो हमारा मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है और एक तरीके से इसका सांस्कृतिक के साथ साथ में ऐतिहासिक महत्व भी है, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत में आपको देखने को मिल जाएगा मिथुन के बारे में। ओके,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में किसने जीत हासिल करी है? तो याद रखेंगे, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में आपको पढ़ाया था कि जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स है वो भारत में भी आयोजित किया जाएगा। भारत के नोएडा में जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जीत हासिल करी है मार्को बेनचेजी ने, इस बात को याद ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, इन्होंने 46 रेसिंग टीम का प्रतिनिधित्व किया और ये जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर हैं जॉर्ज मार्टिन और तीसरे नंबर पर हैं यामाहा के फैबियो क्वातर क्वातारो। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? देखो, अभी जैसा कि हम सबको पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज चल रही थी, तो इस वनडे सीरीज के दौरान ही भारत ने ये रिकॉर्ड ये बनाया गया है कि भारत ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगा लिए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो ये वनडे सीरीज है इसमें भारत ने 18 छक्के लगाए हैं। नंबर 2 पे है वेस्ट इंडीज और नंबर 3 पे है पाकिस्तान, जिसने सबसे अधिक छक्के लगाए हैं ओके वनडे सीरीज में। इसके अलावा भारत एक ऐसी टीम है जिसने एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और संख्या कितनी है? तो 69। तो आप देख सकते हैं भारत के नाम ये रिकॉर्ड है, जरूर याद रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर सामने आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो देखो, 25 सितंबर को फार्मासिस्ट की भूमिका को बताने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है और थीम क्या थी? तो फार्मासिस्ट स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं, इस थीम के साथ हमने ये मनाया। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, किस किस नंबर की थी? तो 107वीं जयंती हमने मनाई है। तो इनकी जो जयंती है इसको अंत्योदय दिवस के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो जो ये अंत्योदय दिवस है, अंत्योदय का मतलब होता है कि जो समाज में सबसे नीचे का तबका हो, सबसे गरीब तबका हो, जब उसका उत्थान होगा तो अपने आप ही हमारे पूरे समाज का उत्थान हो जाएगा। 24 सितंबर को देश में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट की गई हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो 9 वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट कर दी गई हैं ओके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको रवाना किया था, इस बात को याद रखेंगे। और सबसे पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी वो कहाँ चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? तो 2019 में चलाई गई थी, दिल्ली से काशी के लिए। 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया विश्वनाथ घाट किस राज्य का है? बहुत से बच्चे, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि विश्वनाथ घाट दे दिया गया है तो सब उत्तर प्रदेश को लगाएंगे या वाराणसी को लगाएंगे, लेकिन ये है क्या, कहां पर? आसाम में। ठीक है, आसाम में है, इस बात को याद रख लेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारवी। ठीक है, तो धारावी का पुनर्विकास किया जाएगा, किस समूह के द्वारा किया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये इसका पूरी तरीके से विकास किया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए के साथ में अदानी ग्रुप के द्वारा। जो बोली लगी थी उसमें अदानी ग्रुप ने इसके विकास की जो प्रक्रिया है उसमें जीत हासिल कर ली थी, इस बात को याद रखेंगे। चीन के द्वारा एशियन गेम्स के लिए भारत के किस राज्य के खिलाड़ियों को वीजा या ऑब्लिक अनुमति नहीं दी गई है? तो ये दे दिया गया, ये करा गया अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ में। अरुणाचल प्रदेश के 3 ऐसे एथलीट हैं जिनको चाइना ने वीजा नहीं दिया है। चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वीजा दे दिया गया है, खिलाड़ियों ने स्वीकार नहीं किया और खिलाड़ियों का ये कहना है कि वीजा नहीं दिया गया है ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2023 में सितंबर विश्व की जो खगोलीय घटना हुई है वो कब हुई है? तो ये जो खगोलीय घटना हुई है ये 23 सितंबर को हुई है, इस बात को याद रख लेंगे। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि 12:20 पर 23 सितंबर को ये खगोलीय घटना हुई जिसमें दिन और रात बराबर होता है और ये कहा जाता है कि जो सूर्य की रोशनी है वो पूरे पृथ्वी पर एक समान पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध का जो एरिया है वहां पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु से पतझड़ वाला ऋतु आने लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु से बसंत की ऋतु आने लगती है, यानी कि दोनों ही गोलार्धों में एक तरीके से सुहावना मौसम बनने लगता है सितंबर के महीने में। और जो सितंबर महीने का जो विषुव होता है उसको शरद विषुव कहते हैं, इस बात को याद रख लेंगे। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? इसके पहले 2022 में जो 18वां संस्करण हुआ था वो भारत के उत्तराखंड में हुआ था और अभी जो हो रहा है वो अलास्का में हो रहा है, अमेरिका के। भारत और अमेरिका के बीच में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसके बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है, इस बात को याद रख लेंगे। तो ये 19वां संस्करण है, 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलने वाला है।
8 अक्टूबर तक चलने वाला है, ये भी याद कर लेना। ओके। सीयू सैट के शोधकर्ताओं ने नई समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा जो कोचीन है, कोचीन विश्वविद्यालय है, उसके कुछ शोधकर्ता थे। उन्होंने जो रामेश्वरम का समुद्री तट है वहां पर इस जीव के बारे में पता लगाया। समुद्री जीव है ये, चूंकि रामेश्वरम के तट पर मिला है, मंडपम तट पर मिला है, और रामेश्वरम के ही रहने वाले थे हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। भारत में किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो मैं बता दूं इसको कि सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, इसकी स्टार्टिंग राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सन 2018 में। जरूर याद रख लेना, जीके के क्वेश्चन में, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। साथ में ही मेरी कोशिश रहती है कि उसकी डिटेलिंग अच्छे से की जाए, जिससे कि वो आपको काफी समय तक याद रहे। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।